जयंती मलिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, करेंट अफेयर्स मई 2021 का आज पहला सेशन है। इससे पहले हमने अप्रैल का 2021 का प्रतियोगिता दर्पण पूरा कर चुका हूँ। अब मई 2021 के जो पहले सेशन है और इसको हम आज शुरुआत करते हैं। चलिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह बहुत चर्चा में रहा था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 12 मार्च, पेन ले लेते हैं। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को की गई। ये क्या है? 12 मार्च को ही क्यों किया गया और क्या था 12 मार्च को? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की गई। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च को क्या की गई? पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। किसने दिखाया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो सबसे पहले अमृत महोत्सव है क्या? तो आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से की गई और ये जो अमृत महोत्सव है यह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक, जब हम आज़ादी का 75 वर्ष पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसमें 75 सप्ताह को एम रखा गया, मतलब 75 सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलेगा देश के विभिन्न जगहों पर। अब इसकी शुरुआत 12 मार्च को क्यों की गई? आप जानते होंगे 12 मार्च 1931, कब? 1931 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अमृत महोत्सव की शुरुआत की। अब इस अमृत महोत्सव का क्या है? अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ हैं। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम को जगह जगह प्रदर्शनी करके उस चीज़ की उपलब्धियों को बताना। 75 पे विचार, जब आज़ादी के 75 वर्ष हो जाएंगे उस पर हम विचार करेंगे कि हमने क्या पाया और क्या हमारी उपलब्धियां हैं, तो उस उपलब्धियों पे विचार की जाएगी। 75 पे कार्रवाई, अब 75 पे संकल्प लिया जाएगा कि आने वाले समय में हम और क्या क्या अपने देश के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 12 मार्च 2021 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। किसने हरी झंडी दी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये अमृत महोत्सव किससे रिलेटेड है? आज़ादी से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है कैसे याद रखना है पॉइंट को? तो आपको मालूम होना चाहिए अमृत महोत्सव आज़ादी की 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया। कब स्टार्ट किया गया? ये डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए, करेंट अफेयर्स में हर जगह डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे घटना होते हैं जहाँ डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ये 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ, अब 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 2021 में हमने जब विश्व जल दिवस मनाया तो उसमें एक जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। ये स्लोगन दिया हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा, कैच द रेन। और यह कैच द रेन का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में मानसून के समय बहुत सारे इलाके बाढ़ से ग्रसित होते हैं, जबकि वही शुष्क समय में क्या होता है तो वहाँ सूखा की समस्या रहती है। तो वर्षा जल के संरक्षण पे बल दिया गया है। ठीक है, इसलिए जल शक्ति अभियान क्या स्टार्ट किया गया? कैच द रेन। तो आपसे पूछेगा कैच द रेन का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संरक्षण। इसकी शुरुआत कब की गई? 22 मार्च 2021 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च 2021 को। शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और यह 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। डेट उतना इम्पोर्टेंस नहीं है कितना दिन तक चलेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है कि विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और स्लोगन है कैच द रेन। कैच मतलब होता है पकड़ना, द रेन वर्षा जल को पकड़ो। ठीक है, तो वर्षा जल का संरक्षण है। चलिए, और अब एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दें, 22 मार्च को ही हम बिहार स्थापना दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस। और इस बार बिहार स्थापना दिवस का स्लोगन था जल जीवन हरियाली।
2021 की बात हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना, और यह लिंक परियोजना क्या है? एमपी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नदी जोड़ो परियोजना का ही एक विचार है। ठीक है, नदी जोड़ो। और यह नदी जोड़ो परियोजना जो है कि जो परिकल्पना थी, यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी कि नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, तो क्या किया गया? केन नदी कहाँ की नदी है? एमपी की नदी है। अब बेतवा नदी कहाँ की नदी है? उत्तर प्रदेश की नदी है। तो केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा गया है। इसके लिए क्या किया गया? एमपी में एक दोधन बांध बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक दोधन बांध का निर्माण करके केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इसके लिए 221 मीटर लंबे लिंक चैनल दोधन से निकाली जाएगी। मतलब मान लीजिए कि एक है केन नदी और एक है बेतवा नदी, तो केन नदी पे बांध बना करके इस नदी का पानी किस में छोड़ दिया जाएगा? बेतवा नदी में। केन कहाँ की नदी है? मध्य प्रदेश की। बेतवा कहाँ की नदी है? उत्तर प्रदेश की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि केन नदी में वर्षा की जल की से पर्याप्त वहाँ बाढ़ की समस्या रहती है। तो केन नदी का पानी को क्या कर दिया गया? मोड़ दिया गया बेतवा नदी में, ताकि बेतवा नदी से वहाँ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सके, सूखा की समस्या दूर हो सके। ठीक है, इसके लिए 221 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल दोधन बांध से निकाला गया, क्योंकि हमने केन नदी पे क्या बनाया था? दोधन बांध एमपी में। इससे बिजली भी उत्पन्न होगा 103 मेगावाट की। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि केन और नदी किस जगह बहती है? तो एमपी में। केन नदी कहाँ बहती है? एमपी में। और केन बेतवा लिंक परियोजना ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब केन और बेतवा ये दोनों जो है, केन और बेतवा दोनों जो नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। आप हमेशा नदी जब भी पढ़ें उसकी सहायक नदी जरूर जानें। मतलब सहायक नदी का मतलब हुआ केन नदी और बेतवा नदी आगे जाके किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 हुआ है। ये क्या होता है? तो मेरी टाइम इंडिया समिट जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, तो इसमें हुआ क्या? इस समिट में आने वाले दशक में भारत में अगले दशक में समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप की संकल्पना की गई। मतलब आने वाले दशक मतलब 2021 से 2030 तक के दशक में हम समुद्री क्षेत्र के में क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, इसके रोड मैप की एक विचार रखी गई। और इस बार जो मेरीटाइम इंडिया समिट हुआ वो 4 मार्च को हुआ, और इस समिट को हमने चाह बहार दिवस के रूप में बनाया। चाह बहार क्या है? ये आपको चाह बहार यह एक भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि समुद्र से रिलेटेड है, और यह अफ़गानिस्तान ईरान से समुद्री व्यापार से रिलेटेड है। इसके लिए एक अलग वीडियो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं कि चाह बहार प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपको याद क्या रखना है ये सुन लीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि मेरीटाइम इंडिया समिट का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है समुद्री रोड मैप की तैयार करने के लिए। इस बार 4 मार्च को हमने किस रूप में मनाया? चाह बहार दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, और केन बेतवा लिंक परियोजना किस 2 नदी पे है? चलिए, इसरो का वाणिज्यिक उपक्रम। इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अब इसका एक वाणिज्यिक उपक्रम, वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यवसायिक, वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक। और व्यवसायिक साइट बनाया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जिसको हम NS न्यू से हो गया N, S से हो गया स्पेस, I से हो गया इंडिया, लिमिटेड से हो गया NSIL कह सकते हैं। यह पूर्णतः व्यवसायिक है। व्यवसायिक का मतलब क्या बात समझिए। इसरो अभी तक जितना भी सैटेलाइट छोड़ती थी वो भारत सरकार की होती थी, अपने देश के लिए छोड़ती थी। ठीक है, अब एक ऐसा इसने अपना एक कंपनी स्थापित किया है जो पूरा का पूरा व्यवसायिक है। मतलब किसी देश को अपनी सैटेलाइट को छोड़ना है तो वो इसरो की ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास आएगी और अपने सैटेलाइट को
इसरो की सहायता से प्रक्षेपित करेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए क्या किया गया, अब इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत भारत की PSLV C51, देखिए PSLV क्या है, यह है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। P से होता है पोलर, S से होता है सैटेलाइट, L से होता है लॉन्चिंग, V से व्हीकल्स। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स यह एक तरह का रॉकेट है। ठीक है, इसको नाम दिया था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51। यह C51 आपको जनरेशन बताता है। ठीक है, से क्या किया गया, अमेजोनिया फर्स्ट कहाँ का है, ब्राज़ील का। अभी हम आपको बताए थे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या किसी भी देश का जो भी आपको क्या कहते हैं, किसी भी देश का सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। भेजने के लिए ये एक व्यावसायिक मिशन है। ठीक है, तो ब्राज़ील की जो अमेजोनिया फर्स्ट है, ब्राज़ील का किस देश का है, ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट, यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कैसा है, अर्थ को पे ऑब्जर्वेशन करेगा, पृथ्वी पे इस नज़र रखेगा। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट को, जो किसका है, ब्राज़ील का पहला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसरो ने अपना वाणिज्यिक पूर्णतः व्यावसायिक जो स्पेस लिमिटेड है, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से ब्राज़ील का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट, इसको छोड़ा है, प्रक्षेपित किया है। कौन किया है, इसरो। उसके बाद 13 US का और 5 भारत का भी सैटेलाइट एक ही साथ छोड़ा गया है PSLV C51 से। उसमें भारत के कौन कौन है, सिंधु नेत्र, यह नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंधु नेत्र को PSLV C51 से ही छोड़ा गया है। इसका काम क्या है, पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पर नज़र रखना। भारत में जो पहाड़ी इलाका है से लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पे क्या करना, नज़र रखना। एक SD सेट को भेजा गया है। SD सेट क्या है, S से होता है सतीश, D से होता है धवन, तो इसलिए आप देख रहे होंगे सतीश धवन, SAT से हो गया सैटेलाइट। ठीक है, सतीश धवन सैटेलाइट को भेजा गया है, किसके द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, स्पेस किड्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया द्वारा निर्मित है। अब ये जो सतीश धवन सैटेलाइट था, इस पे ऊपर में मोदी का चित्र बना हुआ था, मोदी जी के फिगर लगे हुए थे। अब ये PSLV कहाँ से छोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। अब देखिए, अब इतना पढ़ लिया, अब आप यहाँ कन्फ्यूज रहिएगा कि हम याद क्या रखें। आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना अमेजोनिया फर्स्ट किस देश का है, ब्राज़ील का है। ठीक है, यह कैसा सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब पृथ्वी पे नज़र रखेगा। दूसरा नाम याद रखना सिंधु नेत्र, पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पे नज़र रखेगा, DRDO द्वारा निर्मित है। ठीक है, और तीसरा आपको नाम याद रखना है सतीश धवन सैटेलाइट। ठीक है, बस ये 3 नाम आपको याद रहना चाहिए। इसरो का वाणिज्यिक उपकरण व्यावसायिक मिशन क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये नाम याद रखना है। किससे छोड़ा गया है, PSLV C51। P से होता है पोलर, S से होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। GNST एक्ट 1991 में संशोधन कर दिया गया है। ये GNST एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट। क्या हुआ कि दिल्ली में उपराज्यपाल जो हैं और सरकार के बीच शक्तियों को लेकर कुछ थोड़ा सा एक मतलब एक क्लियरिफाई नहीं था, जिसके कारण इस बिल में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। 1991 के जो GNST एक्ट था, इसमें संशोधन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली में आप जानते हैं उपराज्यपाल होते हैं, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, से राय लेना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार जो भी कानून बनाएगी उसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को राय लेना, दिल्ली के उपराज्यपाल से राय लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वाड, क्वाड क्या है, क्वाड QUAD, क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग,
4 देशों का एक संवाद संस्थान है कहिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन देश हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको नाम याद रखना चाहिए। क्वाड क्या है? क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, क्वाड कहते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वाड में कौन शामिल है, तो आपको उसमें ऑप्शन में चुनना होगा, या क्वाड में कौन शामिल नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन रहता है। समझ में आ रहा? तो क्वाड के कौन कौन सदस्य देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब सुनिए, इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई। क्या है इसका उद्देश्य? क्वाड है मेनली हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाहरी शक्ति के प्रवेश पे रोक लगाना। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम अगले स्लाइड में आपको एक डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। देखिए, आप जानते हैं भारत किसका देश है? एशिया का। भारत है एशिया का देश, ठीक है, एशिया का। और जबकि ऑस्ट्रेलिया एक खुद महाद्वीप है, आप जानते हैं, और अमेरिका एक खुद कॉन्टिनेंट है। और एशिया में ही जापान यहाँ पे है। जापान कहाँ पे? यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे क्या है? अमेरिका है। अब इस चारों चीज़ को मिला दें तो यही क्वाड है। एक चतुर्भुज के आकार का आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये क्वाड है, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। अब इस क्षेत्र में क्या क्या है? ये जो इधर का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। और इधर का जो क्षेत्र नीचे का देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा भारत के नीचे का ये पूरा क्षेत्र, ये हिंद महासागर है। तो यही प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में बाहरी कोई भी देश के प्रवेश की शक्ति के प्रवेश पे रोक लगाना इसका उद्देश्य है। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो वही चीज़ में लिखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाहरी शक्ति के प्रवेश पे रोक लगाना इसका उद्देश्य है। अब इसके लिए हर वर्ष, ठीक है, दोनों ये जो चारों देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में युद्ध अभ्यास करते हैं। और इस युद्ध अभ्यास का नाम है, अब देखिए समुद्र से रिलेटेड है तो कौन युद्ध अभ्यास करेगा? नौसेना, ठीक है। और इस युद्ध अभ्यास का नाम है मालाबार अभ्यास। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो क्वाड देशों के। क्वाड कौन है? तो आप देख रहे हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे अंदाज से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको UNHRC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। इसकी स्थापना 1946-47 में हुई थी। इसमें 47 सदस्य हैं। अब देखिए 47 सदस्य का मतलब संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य हैं उसमें से 47 सदस्य इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें हाल ही में क्या हुआ है, श्रीलंका के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया, मानवाधिकार को लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया कि श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान जो वहाँ के क्रांतिकारी कहिए या वहाँ जो गृह युद्ध के दौरान दमन किया गया, उस विद्रोह को दबाने के लिए जो दमन किया गया, उससे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण यहाँ क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया? तो श्रीलंका के खिलाफ। बस, और कुछ भी इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिससे S से हो गया स्टॉकहोम, I से हो गया इंटरनेशनल, P से हो गया पीस, R से हो गया रिसर्च, I से हो गया इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन की संस्था है। कहाँ की संस्था है? स्वीडन की। यह एक हर साल रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश ज़्यादा हथियार खरीदता है और कौन ज़्यादा बेचता है। तो हथियार खरीदने में फर्स्ट स्थान पे सऊदी अरब, सेकेंड स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे मिस्र है। जबकि हथियार बेचने में फर्स्ट स्थान पे अमेरिका, सेकेंड में रूस, थर्ड में फ्रांस है। तो आपको बस ये याद रखना है, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत का सेकेंड स्थान है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर इस मैसेज बॉक्स में टाइप करें।
अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।